नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों की ओर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल से विशेष सत्र का आयोजन। नारी सम्मान अधिकार बिल को लेकर चर्चा होगी। यह अहम जानकारी। सदन में पक्ष विपक्ष में हो सकती है बहस। नारी शक्ति वंदन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष होंगे आमने सामने। नारी शक्ति वंदन मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार है। 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र। इस दौरान जमकर हंगामेदार सदन रहने की यहां पर आशंका। 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। नारी सम्मान अधिकार बिल को लेकर इस एक दिवसीय विशेष सत्र में चर्चा हो सकती है। सदन में पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। नारी शक्ति वंदन मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार बने हुए हैं। जानकारी दे दें, उत्तराखंड विधानसभा सत्र का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। 28 अप्रैल को विधानसभा का ये विशेष सत्र आयोजित होगा। देहरादून में 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसका विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर केंद्रित रहेगा। सत्र में महिला सम्मान और लोकतंत्र में उनके अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास न होना दुर्भाग्य है और इस सत्र से सकारात्मक निष्कर्ष की उम्मीद है। देखिए, एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया है और 28 तारीख मंगलवार को है। कल ये सत्र होने जा रहा है, जिसमें नारी सम्मान, लोकतंत्र में अधिकार, इस पर चर्चा होनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सारे जो सदस्यगण हैं वो इस पर चर्चा करेंगे और एक अच्छी चर्चा निकल कर आएगी। तो वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में सियासी माहौल गर्मा गया है। 28 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया। ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका था, जिसके बाद अब इसे लेकर प्रदेश स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास नहीं हो पाया, जिसके बाद से ही देश भर में राजनीतिक उबाल है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तमाम दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लोकसभा में पास नहीं हो पाया और वो बिल जो है वो गिर गया, जिसके बाद अब जो भाजपा शासित प्रदेश है उनमें एक विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जा रहे हैं और विधानसभा का विशेष सत्र एक दिवसीय बुलाया जा रहा है और निंदा प्रस्ताव विपक्ष के खिलाफ जो है वो लाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड विधानसभा का भी विशेष सत्र आहूत किया गया है और कल 28 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है और सरकार के द्वारा एक निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। जो निंदा प्रस्ताव टेबल होगा उसके बाद उस पर चर्चा होगी और उसके बाद निंदा प्रस्ताव जो है वो संभवतः पास होगा और विपक्ष के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने जो है जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया और जो महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने की जो मुहिम प्रधानमंत्री ने छेड़ी थी, जो उन्हें राजनीतिक लाभ देने की बात हो रही थी, उसका विरोध विपक्ष ने किया। तो वहीं विपक्ष इसका आरोप सरकार पर लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक जो है वो चाहे परिसीमन पेंच फंसाकर इस पर राजनीति की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ये मांग कर रहा है कि जो कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है उस विशेष सत्र में कानून लाया जाना चाहिए और जो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एक ये कानून लाया जाए। अभी जो विशेष सत्र कल बुलाया गया है कि 70 विधानसभाओं में 33% महिलाओं को टिकट देना होगा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। तो ऐसे में इस मांग को लेकर विपक्ष के द्वारा कुछ समय पहले विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया। तो कल जो सत्र की जब शुरुआत होगी विशेष सत्र की, तो ऐसे में सत्र जो है काफी हंगामेदार रहने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं और सदन के अंदर विपक्ष का किस तरीके का रुख रहता है और इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ मांग विपक्ष द्वारा उठाई जाती है और सदन के बाहर भी सड़क पर विपक्ष किस तरीके से मुखर इसको लेकर होता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। और कल का जो विशेष सत्र होने जा रहा है वो काफी अहम माना जा रहा है और काफी हंगामेदार रहने के इस सत्र के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं।
अब कल किस तरीके का सत्र रहने वाला है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या रुख रहेगा, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी और उस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की 100% आपूर्ति और आपदा काल में अतिरिक्त 5% आवंटन की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा और मानसून अवधि में गैस की मांग और राहत कार्यों के लिए इसकी अहम भूमिका होती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के स्थानीय उत्पादों के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस के उत्पादन पर उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किए और उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। सितारगंज में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत कर एकजुटता का संदेश दिया। वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा पर झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और टिकट मिलने वाले प्रत्याशी के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को किसान, व्यापारी और गरीब विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। सितारगंज में चूंकि आज कार्यक्रम था तो यहाँ ज़्यादा जोश है, तो ये जोश निश्चित रूप में अंजाम तक पहुँचेगा और नवतेज जी और हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी नारायण पाल जी, ये और उसके साथ साथ कई और साथी हैं, बिष्ट जी हैं और जंग जी हैं, हमारे कई और साथी हैं जो सब मिलकर इस बात पर एक मत हैं कि हमें इस सीट को किसी भी हाल में अब जीतना है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। आपने कहा कि दोनों लोग गले मिले, ये दोनों लोग कल भी गले मिले, परसों भी गले मिले और आज भी गले मिले। क्योंकि आज जो है आप लोग सामने थे तो आज आपने देखा, तो वैसे वो अलग से जब गले मिल रहे हैं तब नहीं देख रहे। मैं दोनों को कहूँगा कि समय समय पर गले मिलने की तस्वीर जारी किया करें। इसके अलावा अभी तो ये प्रश्न है ही नहीं। अभी तो हम सबका काम है कि जगह जगह जाकर, घर घर जाकर अलख जगाया जाए और जनता को विश्वास दिलाया जाए कि हम तैयार हैं और हम इस कुशासन से मुक्त करने के लिए अगर खाक में भी मिलना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये हम विश्वास दिलाने के। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक और जहां सरकार यात्रा व्यवस्थाओं को पूरी तरह दुरुस्त और सुचारू बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सवाल उठाकर सरकार को घेरने में जुटा है। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना रह गया है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी देखना चाहिए। उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जाधारी राज्य मंत्री सुनील सैनी ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर हरिद्वार के सुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। परिवार संग पहुंचे सैनी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में उन्होंने पिछड़े वर्ग के हित में समर्पित भाव से काम किया है। आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे। माता के चरणों में नमन करके जो हमारा 1 वर्ष सफलतम कार्यकाल गया उसके लिए माँ को नमन किया, धन्यवाद किया।
और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद। पिछड़े वर्ग के समाज के लिए जो भी कार्य करने की जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई, उसको जितने भी बखूबी हम कर सकते थे पूरा किया और आगे भी बखूबी करेंगे। सभी जिलों की बैठ के अधिकारियों के साथ बैठक सामंजस्य बनाकर अधिकारियों और हमारे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाकर जो भी समाज के लिए कार्य किए जाने थे वो किए और आगे भी करेंगे। उत्तराखंड में हाल ही में सामने आए कुछ मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, जब बिहार से सैकड़ों बच्चों के देहरादून पहुंचने की जानकारी सामने आई। दरअसल पूछताछ से पता चला कि कुछ मदरसा संचालक उन्हें तालीम के नाम पर यहां लेकर आए हैं। मामले पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया। साथ ही डेमोग्राफी बदलने की आशंका भी जताई। उन्होंने सरकार की सख्ती पर और इसके बारे में रजिस्टर्ड मदरसों में समान शिक्षा लागू होगी और नियमों के उल्लंघन करने वालों पर संस्थानों पर कार्रवाई की बात भी कही। साथ ही ये भी संकेत दिए कि बाहरी राज्यों के बच्चों को दाखिले पर भी नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। मेरे यहाँ 117 वक्फ के अंदर मदरसे हैं, जिसमें हमने पूरी तरह से पहले ही कह चुके हैं कि बाहरी बच्चों का अब आगे कोई उनका एडमिशन नहीं होगा और बाहरी बच्चों को हम बिल्कुल अब पढ़ाने के मूड में नहीं हैं। उत्तराखंड के अंदर क्योंकि मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया है, युवा मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते हुए एक बड़ी लकीर खींची है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार उसे मिलना चाहिए। तो मेरे उत्तराखंड के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो उत्तराखंड के बच्चे अब उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का सिलेबस पढ़ना सबके लिए अनिवार्य रहेगा। जो उस सिलेबस को नहीं पढ़ेगा, जो मदरसा उसे अपने यहाँ लागू नहीं करेगा, ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है कि सब बच्चों को इससे शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब बन सकेंगे। अपने धर्म को पढ़ो, लेकिन अपने जीवन चलाने के लिए जो बेसिक शिक्षा है उसे तो पढ़ो, और आप उसे पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से चंदे का धंधा चल रहा है और उस खेल के तहत बाहर से बच्चों को लाया जाता है, क्या बिहार के अंदर मदरसे नहीं है? तो बिहार के बच्चों को यहाँ लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कि बंगाल में मदरसे नहीं है तो बंगाल के बच्चों को यहाँ लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? रुड़की के कानापुर में जमीन विवाद ने उस वक्त गंभीर रूप ले लिया जब एक पक्ष ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल काटनी शुरू कर दी और दूसरा पक्ष मौके पर पहुंच गया। दोनों के बीच तीखी बहस और तनाव बढ़ गया। एक और इसम सिंह ने 40 साल से कब्जे और स्टे ऑर्डर का दावा किया, तो वहीं जॉनी कुमार ने जमीन के कागजात और सबूत अपने नाम होने की बात कही। सूचना मिलते ही पुलिस पर मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया और सुरक्षा के मद्देनजर एक पक्ष को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये 40-45 साल तक से जमीन को हम जोत रहे थे। कितनी जमीन है? ये 14 बीघे। 40-45 साल तक हम जोत रहे जमीन को। हमने पैसे दे रखे थे, तो वो जिसके नाम थे वो रख के वो बीमार होगी, वो फिर मर गई। उसके बाद फिर उसके लड़के कहने लगे नहीं कोई बात आपको बहना करेंगे, आपको बहना करेंगे। उन्होंने बहना दूसरी पार्टी कर दिया। तो 40-45 साल तक कब्जा हमारा है। ये पेड़ भी सारे हमारे खड़े हैं और यहाँ हमारा ट्वेल भी है। पिछले साल इन्होंने हमने इसमें घेव रखे, तो जबरदस्ती आने के इन्होंने बाहर के आदमी गुंडे बुला कर बदमाश मुजफ्फरनगर के तुम्हारे पर यहाँ से हमला करा, छेती पीटे हम यहाँ खाली आते। तो फिर उसके बाद घूम होना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। बता दें, रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज के बड़ियोनी गांव में 30 वर्षीय युवक को वन्य जीव ने मार डाला, जो 3 दिन में ये दूसरी मौत है, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से इनकार कर दिया। वहीं ग्रामीण वन्य जीव को मारने की मांग पर अड़े रहे और डीएफओ का घेराव किया। देखिए ये रिपोर्ट। नैनीताल जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने में 3 मौतें इस जिले में हो चुकी है और अभी की बात करें तो 3 दिन के अंदर 2 बाघ के हमले हुए हैं। 2 मौतें नैनीताल जिले में हो चुकी हैं और ये हल्द्वानी से सटा हुआ गांव है। हल्द्वानी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है भदोनी गांव, जहां कल देर रात एक 30 वर्षीय युवक को गाँव के बीच से ही, जंगल की बात नहीं है, गाँव के बीच से ही एक 30 वर्षीय युवक को बाघ उठा के ले जाता है और आज उसका जो शव है वो मिलता है जंगल में। गांव वाले बेहद आक्रोशित यहाँ नज़र आ रहे हैं। नीरज जी, क्या घटना थी, किस तरीके से ये घटना हुई है कल? देखिए, बात बहुत स्पष्ट है, वन विभाग की नाकामी है।
और जो भी ये अपने को माननी कहते हैं, इनका भी बहुत बड़ा फेल्योर है। और जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं, उनके ऊपर कोई तलवार नहीं लटकी है। सच्चाई है कि इनको हमारे तहत काम करना चाहिए, हमारे हिसाब से काम करना चाहिए। 2 लोग पूर्व में मारे गए हैं। 2 दिन पहले एक महिला को मारा गया है, हेमा पांडे नामक महिला को जोली गांव में। ये 4 किलोमीटर के अंतर्गत 3 लोग इसी बीच में मार दिए। कल ये जो घटना घटी, अभी तक वन विभाग ये कहता था कि आप जंगल क्यों जाते हो। ये घटना गांव से, घर के अंदर से ले गया है बाघ उठाकर, और इतना बुरी तरीके से बाघ द्वारा मारा गया जिसकी कोई हद नहीं है। हम तब तक उठने का तैयार नहीं है जब तक हमें इस बाघ को मारने के आदेश नहीं आते हैं। अच्छा, वन विभाग क्या कह रहा है अभी? वन विभाग के मुंह में दही जम गया है, दही जम गया, दही। वन विभाग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। वन विभाग ने तो चेक पहले से बना के ठीक है, इनके चेक बना के और ये गरीब गांव वाले हैं, सीधे साधे गांव वाले हैं, इनको इतना हल्के में मत लो। ये महिलाएं दराती भी रखती हैं, ये महिला काली, दुर्गा, सरस्वती, चंडी सब है। यदि अभी आधे 1 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है वन विभाग के अधिकारियों को हम यही बंधक बना दे। हम इस पर बोल रहे हैं। बिल्कुल। आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? जंगल जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? घर जंगल कोई भी नहीं जा रहा, घर से खा दे रहे आगे, कहाँ जाए जंगल? जंगल के लिए तो आदर्श कम कर खाए, जंगल मत जाना, अंदर ही खा दे। हम रात में अंदर बाहर ही कैसे जाएंगे बता? अच्छा, वन विभाग कह रहा है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं जंगल जाते समय। क्या सुरक्षा दे रखे हैं? क्या सुरक्षा दे रखी है हम लोगों ने? हमको सुरक्षा क्या मिल रही है? क्या मिल रही है सुरक्षा? क्या दे रहे हैं हमको? पानी भी नहीं आ रहा, कभी पानी भी लाना पड़ रहा है, पानी वहाँ कम हो जा रहा है, वो भी इसके लिए घास भी लाएंगे, सबको लाना पड़ रहा है। ये जंगलात वाले ये उठा कर ले जाते हैं गाड़ी में, इनके लिए रोड है, ये जंगलात वालों के लिए है रोड, हमारे लिए नहीं है। हम जंगल से लकड़ी बना कर लाते हैं, ऐसे ये उम्र है, और ये गाड़ी में रख कर ले जाते हैं। बिल्कुल गाड़ी में रख कर ले जाते। आज की घटना बड़ी दुखद घटना है। किस तरीके घटने हैं? ये आदमी की क्या 10 लाख की कीमत है इनके? ये पूछा जाए जंगलात से कि आदमी की कीमत 10 लाख रुपए है क्या? लो तुम्हारा आदमी मारते हैं, हम 10 लाख रुपए देते हैं। 10 लाख वही रखा है, वही लखो अपने बात 10 लाख रुपए को सही करते हैं। बिल्कुल। आपने देखा किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है, और बेहद इसमें वन विभाग का जो रवैया है उसको लेकर खासा आक्रोश यहाँ ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है। कुछ एक ग्रामीण और जी, इस हमारे वहाँ 3-4 घंटे हो चुके हैं, फॉरेस्ट्री विभाग पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक राजस्व विभाग से एसडीएम साहब, जिला प्रशासन की तरफ से एक पटवारी से अलावा अभी तक एक एसडीएम साहब यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं नैनीताल से। बताइए, बहुत बड़ी एक शर्मनाक एक वो है हमारे लिए, एसडीएम साहब नहीं पहुंचा है अभी तक। बिल्कुल। आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है कि जो राहत दे सकते हैं उन अधिकारियों को मौके पर आना चाहिए, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हों या फिर जिला प्रशासन के। बेहद दुखद बात यह है कि ऐसा कोई भी सक्षम अधिकारी यहाँ ग्राउंड लेवल पे हमें भी नज़र नहीं आया, जिससे कि ये पूछा जा सके, जो जिम्मेदारी ले सके इस घटना की, और तमाम इस तरीके से आगे ये घटना ना हो उसमें उसके उपाय वो कर सके। इस तरीके का कोई सक्षम अधिकारी अभी तक मैदान में नहीं है, और ये बेहद दुखद बात है कि ग्रामीण जिनका आजीवन, जिनकी जीविका ही जंगलों से चलती है, जो गाँव बसे हैं वो भी जंगलों के बीच में बसे हैं, तो किस तरीके से इन ग्रामीणों का आगे का जीवन यापन होगा और किस तरीके से आगे समय निकलेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल अभी केवल और केवल इंतज़ार हो रहा है। जो वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनको मौके पे बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी देर में ये अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं और इस पर समाधान देते हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।